1942 क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिशर्स को यह बात बिल्कुल पता चल गया था कि इंडिया को अब गुलाम की जंजीरों में बांध कर रखना इतना आसान नहीं होगा। उन्हें जितना जल्दी हो सके भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। और यही कारण था कि 1947 में अंडर माउंटबेटन इंडिया को दो कंट्री में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, यानी कि जो पार्ट इंडिया का मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान का हो जाएगा और जो पार्ट इंडिया का हिंदू में है, हिंदू मेजोरिटी है, वो हिंदुस्तान का हो जाएगा। क्या ये पार्टीशन इतना आसान था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया था, जिसमें ये उन्होंने ये कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा हैं वो डिसाइड करेंगे उन्हें क्या करना है। क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हमारे कंट्री में उस समय 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक था जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान की नजर जम्मू एंड कश्मीर में उस समय थी क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन वहां के जो राजा थे हरि सिंह, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। वो ना ही तो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे ना इंडिया के साथ, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, पाकिस्तानी सैनिक घुस गए जम्मू एंड कश्मीर में और वहां पर उसे कंट्रोल करना चाहे। हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया और इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक समझौता साइन किया, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना और इंडिया के सैनिक जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किए गए और पाकिस्तानी सैनिक को भगा दिए वहां से। लेकिन 1947 के ये मेजर के बाद हमने अपने कंट्री के जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिसे हम लोग पाकिस्तान को देना पड़ा, क्योंकि ये सारा रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंडर में साइन हुआ और यूनाइटेड नेशन ने कहा द लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ हुआ, एक ऐसा लाइन जो कि जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से डिवाइड करता है। ये प्रॉब्लम 1947 से स्टार्ट हुआ और आज भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसी बात का जिक्र राजनाथ सिंह ने रिसेंटली ही जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर में कहा और उन्होंने 1965 वॉर को भी याद किया और कहा कि कैसे 1965 वॉर एक ऐसा था जहां पर हम ये जो टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जो वहां पर स्मगलिंग हो रहे हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन को, उसे हम 1965 में ही रोक सकते थे। लेकिन उस समय के जो गवर्नमेंट थे उनकी गलती की वजह से आज हम कॉन्सिक्वेंसेस टेररिज्म एक्टिविटी पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा। इसी पे हमारा आज का जो टॉपिक है उस पे हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था पाकिस्तान का, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या था पाकिस्तान का, और 1965 के वॉर के बाद जो ताशकेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें किस बातों का और किस किस पॉइंट्स पे हम लोग साइन किए थे। स्टार्ट करते हैं। राजनाथ से इंडिया डिडंट यूज 1965 वॉर स्ट्रेटेजिक एडवांसेस टू एंड इन्फिल्ट्रेशन, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर। जैसे यहां पर लिखा है टू एंड द टेररिज्म बाय एबोलिशिंग आर्टिकल 370। राजनाथ सिंह ने कह दिया था, डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम लोग टेररिज्म को खत्म करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है उसको में ये है कि हमने आर्टिकल 370 को ही खत्म कर दिया। यानी कि आर्टिकल 370 एक जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता था। जम्मू एंड कश्मीर के जो लॉ थे वो हमारे कंट्री के लॉ से बिल्कुल अलग थे। लेकिन आर्टिकल 370 के जाने के बाद अब पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिया में अदर स्टेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी जो भी लॉ, एग्जीक्यूटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन यहां होंगे उनका इंप्लीमेंट हम जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि पीओके को हमें किसी भी हालत में जम्मू एंड कश्मीर के साथ जोड़ना होगा। और आज के समय जो पीओके का यूज पाकिस्तान कर रहा है टेररिज्म और वहां के जो लोगों को ट्रेंड कर रहा है टेररिज्म एक्टिविटी के लिए, उसका आने वाले समय में पाकिस्तान बहुत ही खराब कॉन्सिक्वेंसेस भोग सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट पीओके एंड जब पीओके इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडियाज फोरहेड। ये इंडिया का ताज है, पीओके एक इंडिया का ताज है जो कहीं ना कहीं हमें वापस लेना होगा। जो आज पाकिस्तान इसे
एक गलत तरीके से यूज कर रहा है। यहां के लोगों में कोई डेवलपमेंट तो करा नहीं रहा, लेकिन यहां के लोगों में टेररिज्म एक्टिविटी की जो प्रैक्टिसेस है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज एक्यूज्ड पाकिस्तान ऑपरेटिंग टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और उन्होंने कहा कि जो पीओके है आज के समय क्या बन गया है, आपका टेरर हब हो गया है, यहां पर ज्यादा टेररिज्म एक्टिविटी देखने को मिलता है। ही वांट द पाकिस्तान टू डिसमेंटल दिस कैंप और फेस कंसिक्वेंसेस। अगर पाकिस्तान इस चीज को खत्म नहीं करता है तो आने वाले समय में इंडिया का एक भयानक रूप देखने को मिल सकता है। जैसे कि बात करें यहां पर राजनाथ सिंह 9th आर्म्ड फोर्सेस, समय था 9th आर्म्ड फोर्सेस का वेटरन्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे। टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड जो जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर में है, और ये अखनूर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि 1965 के वार में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हालांकि ये बॉर्डर है हमारा पीओके के साथ, पीओके के बहुत ही करीब है, इसलिए इसका लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, रिफरिंग टू 1965 इंडो पाकिस्तान वार, राजनाथ सिंह क्रिटिसाइज, यहां पर राजनाथ सिंह ने उस समय के जो गवर्नमेंट लाल बहादुर शास्त्री, देखिए लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के, और उनका व्यक्तित्व ही बिल्कुल अलग था। वो अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। उनके बारे में एक बहुत अच्छा किस्सा है कि जब एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तो वो उस समय रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय के वैसे व्यक्ति थे। 1965 का जो वार हुआ था इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इससे ठीक 1964 एक साल पहले हमने अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस के जो लीडर थे और हमारे देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू को खो दिया था। और इससे पहले 2 साल पहले 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। और 1960s का जो समय है ना, ये ऐसा समय था जो हमारे कंट्री में मॉनसून फेलियर, इकोनॉमिक स्लोडाउन काफी थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, बहुत सारे चैलेंजेस थे लाल बहादुर शास्त्री के पास। उनके सामने इतने सारे चैलेंजेस के बाद 1965 का वॉर, वही पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। यूएसए पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्युनिशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस समय का जो था वो प्रोवाइड करा रहा था, और इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था। इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया 1965 के वॉर में, और उसने सोचा कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है, कैसे भी करके हमें जम्मू एंड कश्मीर को इस बार तो अपनी कंट्री में पूरा का पूरा ला देना है। लेकिन आप तो जानते हैं इंडिया के जज्बात, इंडिया के जो सैनिक हैं उनका ही अलग हौसला रहता है, ठीक है। तो उन्होंने उस समय लाल बहादुर शास्त्री को क्रिटिसाइज किया है, कहा कि नॉट यूटिलाइजिंग इंडिया टैक्टिकल एडवांटेज टू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म परमानेंटली। अगर वो चाहते तो जो आज के समय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा उसे परमानेंटली कहीं ना कहीं रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। He highlighted India's success in repelling Pakistan attempt in Aknoor, but noted that Pakistan continued promoting infiltration and terrorism since then. और 1965 के वॉर के बाद पाकिस्तान कंटिन्यूअसली इस चीज को बार बार इस पूरे जो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको यूज करता है और इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है टेररिज्म का। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, दिस इज द मैप वेयर यू सी दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि 1949 में यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन से हमने, मतलब ये लाइन ड्रॉ हुआ जिसमें हम ये जम्मू एंड कश्मीर और दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इस पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो लेंथ है वो 740 किलोमीटर है, दैट रनिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड आज के समय लद्दाख टेरिटरी से है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। 540 किलोमीटर स्ट्रेच इन जम्मू एंड कश्मीर बार्ब्ड वायर फेंसेस। अब यहां पर क्या है कि यहां पर वायर फेंसेस बनाए गए हैं, ऐसे वायर फेंसेस हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, और 24 आवर्स यहां पर इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं कि 24 आवर्स यहां पर पेट्रोलिंग होता है। हमारे जो यहां पर आर्मी है, जो जवान है यहां पर तैनात रहते हैं ताकि किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। लेकिन इस वहां पर कह सकते हैं कि जो इसका लोकेशन है यहाँ पर काफी डेंस फॉरेस्ट है, कुछ नालाज हैं, डेंस फॉरेस्ट है, इसका फायदा उठाते हुए जो मिलिटेंट्स हैं वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम उसके प्रॉब्लम्स कंट्री में देखने को मिल रहा है। सबसे एक इंपॉर्टेंट 1965 के वॉर में हमने जीता था, एक लोकेशन था कॉल्ड हाजी पीर पास। हाजी पीर पास स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। 1965 के वॉर में हमने इस पर कब्जा कर लिया था, इंडियन सैनिक ने इस पर कब्जा कर लिया था,
और इसको हमने ताशकंद एग्रीमेंट में वापस कर दिया, जिसके वजह से आज इसका कंसिक्वेंस हमें देखने को मिलता है। इट इज लोकेटेड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड एलिवेशन ऑफ 8,661 फीट ऑफर्स पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फैसिलिटिंग इन्फिल्ट्रेशन एंड प्रॉक्सी वॉर इन द रीजन। और ये सब देख सकते हैं, ये है हाजी पीर पास का लोकेशन एलओसी के। अभी ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, अगर आज की बात करें प्रेजेंट में, तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, किसी भी डिफेंस और किसी भी वॉर रीजन्स में जो लोकेशन हाईएस्ट पॉइंट होता है वो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर कैजुअलिटीज उतने नहीं हो पाते हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे ज्यादा कैजुअलिटीज होंगे। अगर आपका कब्जा किसी जगह के हाईएस्ट एलिवेशन पे है तो आप बहुत आसानी से उस वार को जीत सकते हैं और आप पूरे एरिया में कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हाजी पीर पास जो है 8,661 फीट है, एडिंग प्रॉक्सी वार यहां पर कर रहा। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था। देखिए, पाकिस्तान शुरू से चाहता था कि कैसे भी करके जम्मू एंड कश्मीर को हम वापस मतलब जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में ऐड कर ले, और यही कारण था वहां के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सैनिक के अगेंस्ट में डाइवर्ट करना उनके माइंड को। और जब पाकिस्तानी आर्मी काफी ट्रेंड होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में वहां के लोगों के जैसा कपड़ा पहनकर, वहां के लोग के जैसा बातें कर कर, उन लोगों में घुल मिलकर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में जब भड़काना शुरू किया, उसी को कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तान ने सोचा कि वहां के लोगों को पहले इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया जाए, तब हमारा जो मकसद है फॉर ऑक्युपाइंग इंडिया जम्मू एंड कश्मीर वो काफी इजी हो जाएगा। सो इट वाज इन अगस्त 1965 पाकिस्तानी सोल्जर इनफिल्ट्रेट कश्मीर डिस्गाइज एज लोकल, ठीक है, बाया हाजी पीर पास। और यही हाजी पीर पास का आज भी पाकिस्तान यूज करता है फॉर इन्फिल्ट्रेशन और आर्म्स एंड एम्युनिशन, फेक करेंसी नोट्स, ये सारे चीजों के लिए। एमिंग टू इंसाइट रेबिलियन अमंग द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन एंड डिस्टर्ब इंडियन आर्मी ऑपरेशन। ये क्या था? ये से कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। हाउएवर द प्लान फेल्ड, लेकिन वहां के जो लोग थे, जो कश्मीरी लोग थे, वो काफी सपोर्ट किए इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी के। उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हमें बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, इनको पकड़िए, ये हमारे स्टेट में घुसे हैं, ये दंगा फसाद करा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या, दिस लेड टू देयर कैप्चर और एलिमिनेशन एंड लोकल्स वर लेटर ऑनर्ड विद देयर सपोर्ट। काफी गवर्नमेंट, जो लोकल्स इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किए थे, उनको बाद में काफी अच्छा से उनको ऑनर किया गया। जैसे कि हम बात करें, मोहम्मद दीन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के थे। यूथ फ्रॉम टंगमार गेन्ड द इन्फिल्ट्रेटेड ट्रस्ट बट अलर्टेड द आर्मी, अर्निंग द पद्मश्री। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला आफ्टर द एंड ऑफ द 1965 वॉर। लेकिन ये इंडियन आर्मी को हेल्प करना इनके लिए, इनके जीवन के लिए काफी नुकसान हो गया, क्योंकि इनको मिलिटेंट्स ने 1990 में मार दिया। उसी तरह से गुलाम दीन थे, एक सरपंच थे फ्रॉम बॉर्डर दालन विलेज। उन्होंने भी इंडियन आर्मी को हेल्प किया था कि ट्रूप्स रीच द हाजी पीर विदाउट गेटिंग नोटिस बाय द पाकिस्तान ट्रूप्स स्टेशन देयर, वाज अवार्डेड अशोका चक्र, द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो ऐसे ये दो नाम है जो कि वहां के लोग, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे विश्वास किया, इंडियन आर्मी पे विश्वास किया कि इंडियन आर्मी उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती है, ना ही कि पाकिस्तान आर्मी। और इनके बाद इनको अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, बात करते हैं 1965 का इंडिया पाकिस्तान जो वॉर था, इसका तो पूरा मकसद यही था कि किस तरह से कश्मीर को कब्जा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वेपन्स थे और इंडिया के पास उस तरह के नहीं थे। पाकिस्तान का सपोर्ट था किसका? यूएस के। यूएस सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। और 1962 के वॉर जब हम हार गए थे चाइना के साथ, तब पाकिस्तान के इरादे और भी मजबूत हो गए थे कि अब तो इंडिया को कंट्रोल कर लेना है, अब इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर को छीन लेना है। और अगस्त 15, 1965 में जो पाकिस्तानी आर्मी थे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इंडिया में आए कारगिल सेक्टर में, और हाजी पीर पास को क्रॉस करके इंडिया में लगभग 8 किलोमीटर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से 8 किलोमीटर इंडिया में आ गए। एंड दिस विक्ट्री न्यूट्रलाइज्ड इन्फिल्ट्रेशन रूट and reducing the Poochpuri road distance from 282 to 56 kilometer, okay, and strengthen the India's position। अब इंडिया ने हाजी पीर पास को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, लेकिन देखा ये कितना इंपॉर्टेंट है कि यहां से जब पुरी से लेकर पूंछ का जो डिस्टेंस है
वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 56 किलोमीटर था, जो कि हम अगर हमें यहां से यहां जाना होगा तो ये दिस द ब्लैक वन इज इंडिकेट योर पीओके, ये तो पीओके का है, देन वी हैव टू कवर सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। और हमें हाजी पीर पास से कंट्रोल करने के बाद हम इजिली इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकते थे। और ऐसा हुआ भी कि 1965 में इंडियन आर्मी ने इसे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब ये कंट्रोल हो गया तब उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम सितंबर 1 में लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या था कि इंडिया को कनेक्ट करने वाला एकमात्र जो चेनाब रिवर पर ब्रिज है उसको उन्होंने कंट्रोल करना चाहा, ताकि कश्मीर का कनेक्शन है रेस्ट ऑफ द इंडिया से, वो पूरी तरह से टूट जाए अंडर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और यही देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि जब कश्मीर को हम नहीं अभी कंट्रोल कर सकते तो क्यों ना हम लाहौर में पंजाब की तरफ से अटैक करते हैं। तो सितंबर 1 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम यूज हुआ। देयर प्लान वाज टू कैप्चर द ओनली ब्रिज ओवर चेनाब इन अखनूर। यही अखनूर जो जगह है काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर राजनाथ सिंह ने इस 1965 के वॉर को दोहराया, which would be have blocked India's supply to its top troops deployed south of Pir Panjal. Despite initial gain, including the capture of Chamb, Pakistan advances was stalled as India opened new front in Punjab, advancing Sialkot and nearing Lahore. जिस समय अखनूर के इस ब्रिज पे पाकिस्तानी कंट्रोल थे, उस समय इंडियन फोर्सेस ने क्या किया, पंजाब से लाहौर में इंटर कर दिया। हमने इतना पार्ट पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया। अब इसे बचाने के लिए जो फोर्सेस, पाकिस्तानी फोर्सेस जो कश्मीर में डिप्लॉय थे, जो अखनूर में इस ब्रिज को कंट्रोल कर रहे थे, उनका डाइवर्जन इधर की तरफ हुआ। अब वो इस पार्ट को बचाने के लिए भागे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा फ्री हो गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने युद्ध पे फुल स्टॉप रखना पड़ा। Now this forced Pakistan to divert troops, halting its offensive. Okay, तो इस तरह से जो वार का लाल बहादुर शास्त्री ने जो अपना यूज किया ब्रेन कि इस तरह से हम अटैक करेंगे फ्रॉम द पंजाब एंड वी एबल टू डाइवर्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर टुवर्ड द टू प्रोटेक्ट देयर ओन कैपिटल लाहौर। ठीक है, उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। द 17-day वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंडेड विद द सीज फायर ऑन सितंबर 20, 1965। 1965 में सीज फायर मतलब कि दे विड्रॉइंग देयर फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस को विड्रॉ किया, फॉलो बाय ताशकंद डिक्लेरेशन ऑन जनवरी 10, 1966। सो बोथ नेशन एग्री टू रिटर्न देयर प्री अगस्त पोजीशन। मतलब कि ताशकंद मतलब अगस्त से पहले जब वॉर स्टार्ट हुआ उसके पहले जो एरियाज पे जो फोर्सेस थे वो ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएं, और जो भी इंडिया कंट्रोल किया, जिस पार्ट पाकिस्तान को और पाकिस्तान जो भी एरिया इंडिया कंट्रोल किया उसे वापस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ताशकंद एग्रीमेंट। सो इंडिया हेल्ड 1920 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान टेरिटरी इंक्लूडिंग सियालकोट, लाहौर एंड द हाजी पीर पास। इंडिया ने इतने सारे जगह पर कंट्रोल कर लिया था। वहीं पाकिस्तान के कंट्रोल में क्या था, सिंध एंड शंभ। तो द वॉर वाज स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल सेटबैक फॉर पाकिस्तान, फेलिंग टू इंसाइट रेबेलियन इन कश्मीर। तो ये कहीं ना कहीं वॉर में पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो मकसद था कि वहां के लोगों को डाइवर्ट करना, वहां के लोगों को यह बताना कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट फॉर देम, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में भड़काना, वो कहीं ना कहीं फेलियर हो गया। उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें हमने रिटर्न दी हाजी पीर पास, जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, पाकिस्तान को वापस करना पड़ा, एंड कैप्चर्ड एरिया गिविंग पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एज अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू। और यही हाजी पीर पास जो हमने ताशकंद एग्रीमेंट जो वापस किया, पाकिस्तान को जो वापस किया, आज भी पाकिस्तान इसे यूज कर रहा है। आज भी पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज करके इंडिया में टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान वैकेटेड शंभ, इंडिया लॉस्ट इट अगेन इन 1971 वॉर। जो पार्ट हमने पाकिस्तान से वापस लिया था 1965 में अपना टेरिटरी, उसे भी हमने 1971 के वॉर में लॉस कर दिया, एंड नाउ दिस द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसी वॉर को राजनाथ सिंह ने याद किया और कहा कि उस समय का गलती आज भी हम का नुकसान उठा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान टेरर हब अगर पीओके से नहीं हटाता है तो इसके कंसिक्वेंस काफी बुरा देखने को मिल सकता है। इतना ही इस न्यूज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।